नमस्कार दोस्तों, मैं अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य आपके बिजनेस सिस्टम में परिवर्तन करना है, आपके काम करने के तरीके में परिवर्तन करना है। दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, हम अपने रूम के अंदर बैठे हुए हैं। मान लीजिए ठीक आप बाहर खड़े हैं और बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और उस बारिश में आप केवल अकेले नहीं खड़े, बहुत सारे लोग बारिश में खड़े हुए हैं। दोस्तों, कुछ लोग चम्मच लेकर खड़े हैं, कुछ लोग कटोरी लेकर खड़े हैं और कुछ लोग पूरा स्विमिंग पूल लेकर खड़े हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेरी ट्रेनिंग में से कितना % लेकर जाएंगे, क्योंकि बारिश का फ्लो सभी के ऊपर समान रूप से बह रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जिस चीज़ों को लेकर खड़ा हुआ है उसी के बराबर वो पानी को इकट्ठा कर पाएगा। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको अपना 100% दूंगा और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना % सीख कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर सेल टू जनरेट अ गुड बिजनेस। हम में से बहुत सारे लोग ज्योतिष विद्या पर विश्वास करते हैं और हो सकता है शायद उनमें से आप भी करते हो। दोस्तों, हमारा माइंडसेट कभी पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह के थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में जनरेट हो रहे हैं। और जो लोग ज्योतिष विद्या पर विश्वास करते हैं वो या तो ज्योतिष से अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं या फिर रोज सुबह उठकर सबसे पहले जब अखबार खोलते हैं तो सारा फोकस उनका राशिफल पर जाता है और राशिफल में देखने के बाद वो अपना पूरे दिन का निर्धारण करते हैं कि आज हमारा दिन होने वाला दिन कैसा होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी मेष राशि है और आपने पढ़ा कि आज का दिन बहुत बेहतर होने वाला है, आने वाले काम अच्छे होने वाले हैं, अच्छे दोस्तों से मुलाकात होने वाली है, धन का आगमन होने वाला है और नए रिश्ते बनने की संभावनाएं हैं, विदेश जाने की संभावनाएं हैं। उसी के अनुसार आप पूरे दिन का निर्धारण कर लेते हैं कि आज हमें क्या करना है, आज हमें किससे मिलना है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसी तरह से जब आप अपने राशिफल के अनुसार पढ़ते हैं कि आज दोस्तों से नुकसान होने की संभावना है, घाटा होने की संभावना है, आज यात्रा ना करें, आकस्मिक एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो सुबह से ही आप अपने माइंड को नेगेटिवली रिचार्ज कर लेते हैं और आपका थॉट प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। आप सोच लेते हैं कि अरे ये मेरा मित्र आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ फाइनेंशियल लॉस दे, हो सकता है कि मैं कहीं जाऊं तो मेरी गाड़ी कहीं टच ना हो जाए। ये डिपेंड करता है हमारे थॉट प्रोसेसेस पर। जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वो अपने काम को पॉजिटिव अप्रोच के साथ करते हैं और जब हम अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव रखते हैं तो हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है। दोस्तों, हमारा माइंड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं नेविगेशन क्या होता है। नेविगेशन सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आप हैं और जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप साउथ दिल्ली में खड़े हुए हैं और आपको वेस्ट दिल्ली जाना है और नेविगेशन पे जब आप देखते हैं कि मुझे वेस्ट दिल्ली जाना है तो साउथ दिल्ली पर आप सबसे पहले आपको क्या लोकेशन दिखाता है कि कहाँ पर आप खड़े हुए हैं। उसके बाद आपसे दूसरी चीज़ पूछता है वेयर इज़ योर डेस्टिनेशन, आप कहाँ जाना चाहते हैं। और जैसे ही आप डेस्टिनेशन में फीड करते हैं उसके बाद नेविगेशन सारा आपको रास्ता बता देता है कि आपको आगे 5 किलोमीटर तक सीधा चलना है, फिर आपको लेफ्ट लेना है, फिर आपको राइट लेना है और आपको उस तरह से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना है। ठीक उसी तरह से जब हम अपने बिजनेस में अपने टारगेट को सेट करते हैं, सेल के टारगेट को सेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपना टारगेट क्या बनाना है, उसको कैसे अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पॉजिटिव माइंडसेट को सेट करना होता है। एक छोटी सी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी और किताब लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं किसी पब्लिशर के पास जाकर किताब को पब्लिश कराना चाहता हूँ। और बुक पब्लिश कराने के लिए वह एक व्यक्ति के पास गया, वह दूसरे व्यक्ति के पास गया, वह तीसरे व्यक्ति के पास गया, लेकिन सभी जगह जितने भी पब्लिशर थे उसको केवल एक ही जवाब मिला कि आपने क्या पहले कभी कोई किताब लिखी है, क्या आपकी पहले कभी कोई किताब पब्लिश हुई है। उस व्यक्ति ने कहा नहीं। तो हम लोग नए राइटर्स को मौका नहीं देते किताब पब्लिश करने का, ये उस व्यक्ति से कहा गया। लेकिन उस व्यक्ति के मन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण था। उसने अपने मन में डिसाइड किया हुआ था कि मैं अपनी बुक को पब्लिश कराकर ही रहूंगा। और ऐसा करते करते वह एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार और लगातार पब्लिशर्स के पास जाने लगा। और करते करते 1 साल केवल पब्लिशर्स से बात करने में उसको लग गया कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी किताब पब्लिश हो। सबसे लास्ट में जब वो एक पब्लिशर के पास पहुंचा तो उस पब्लिशर ने उससे कहा कि भाई साहब, मैं आपकी किताब को पब्लिश तो कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एश्योरेंस ला के दो कि ये आपकी किताब बाजार में बिकेगी, मतलब इसका कंटेंट इतना बेहतर है कि लोग इस किताब को खरीदेंगे।
उसने कहा कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपने जोन से हर व्यक्ति को ये किताब सुनाऊंगा, इसका पूरा कंटेंट सुनाऊंगा और उनसे रिकमेंडेशन लेटर आपको ला के दूंगा। उस व्यक्ति ने अपने ब्लॉक में, अपने एरिया में, अपने दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया और बहुत मुश्किल से किसी पहले व्यक्ति ने, एक परिवार ने उसको समय दिया कि आप मेरे यहाँ पर आओ और अपनी किताब को सुनाओ, अगर हमें अच्छा लगेगा तो आपको रिकमेंडेशन लेटर देंगे। उस व्यक्ति ने जब उस परिवार के पास पहुंचा, वहां उनको पूरी किताब सुनाई। किताब सुनने के बाद उनको किताब का कंटेंट बहुत पसंद आया और उन्होंने एक थैंक्स रिकमेंडेशन लेटर उनको लिख के दिया। और उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया कि ऐसे करके मुझे अनेक परिवारों को ये किताब सुनानी है और उनसे थैंक्स एंड रिकमेंडेशन लेटर लेना है, और उसने उसको अमल करना शुरू कर दिया। एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, ऐसा करते करते उस व्यक्ति ने पूरे राज्य के 2000 परिवारों को वो किताब सुनाई, उनसे थैंक्स एंड रिकमेंडेशन लेटर लिया और एक आश्वासन पत्र लिया कि सर यदि ये मेरी किताब पब्लिश होती है तो इसकी आप कितनी कॉपी खरीदेंगे। हर व्यक्ति ने अपनी इच्छानुसार, किसी ने 1 कॉपी, किसी ने 2 कॉपी, किसी ने 10 कॉपी उनको लिखवा दी। और 2000 रिकमेंडेशन लेटर लेने के बाद वह व्यक्ति उस पब्लिशर के पास गया कि सर मैं ये चाहता हूं कि आप इस किताब का प्रकाशन करें और मेरे पास लगभग 3000 किताबों का एडवांस ऑर्डर है। और जब पब्लिशर ने उन लेटर्स को देखा, वो देख के आश्चर्यचकित हो गया कि 2000 व्यक्तियों का रिकमेंडेशन लेटर लाने के लिए इस व्यक्ति ने कितने व्यक्तियों से बात की होगी, कितने परिवारों से बात की होगी। और इतने परिवारों से बात करने के बाद इन लोगों ने जिन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दिया, इसका मतलब ये वह परिवार हैं जो उस किताब को ज़रूर खरीदेंगे। पब्लिशर ने उस किताब को पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस बुक। लेकिन पब्लिशर ने उनको पहले ही कहा था कि मैं आपको जो रॉयल्टी दूंगा, क्योंकि आप एक नए लेखक हैं, मैं आपको केवल $1 प्रति पुस्तक आपको मैं रॉयल्टी दूंगा। लेखक ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो किताब पब्लिश हुई तो दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2000 लोगों से रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि ये बुक आपने पहले ही 3000 कॉपियां सेल कर दी, तो 2000 लोगों से मिलने के लिए, 2000 लोगों से रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए आपने क्या प्रयास किए। उस व्यक्ति का जवाब था कि सर जब 2000 लोगों से मैंने रिकमेंडेशन लेटर लिया तो मैंने 20,000 लोगों से बात की। उन 20,000 लोगों में से केवल 2000 लोग तैयार हुए मेरी उस किताब को सुनने के लिए, और किताब की पूरा कंटेंट सुनने के बाद उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन लेटर दिया। और दोस्तों केवल 1 वर्ष में, जहां हम रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, $1 पर बुक, पहले ही साल में उस किताब की 1 लाख प्रतियां बिक गईं। इसका मतलब जो व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने काम पर फोकस करता है, अपने विजन पर फोकस करता है, अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, वो जीवन में हमेशा वो प्राप्त करता है जो प्राप्त करने का मन उसने अपने जीवन में बनाया है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप अपनी सेल को कई गुना और बेहतर बना सकते हैं, कई गुना और बढ़ा सकते हैं। द मोस्ट पावरफुल थिंग टू जनरेट अ गुड सेल इज द पार्ट ऑफ फॉलो अप। हम में से कितने लोग अपने क्लाइंट्स को फॉलो करते हैं? हमारे पास 2 तरह की क्वेरीज होती हैं, एक इनकमिंग कॉल और एक आउटगोइंग कॉल। इनकमिंग कॉल्स वो होती हैं जहां पर सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखाता है और उसके बाद हमारी कंपनी में कॉल करता है। और सामान्यतः पहले हम बात करेंगे इनकमिंग कॉल के बारे में। हम में से कितने लोग इनकमिंग कॉल पर फोकस करते हैं? बहुत सारे सेल्समैन, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव कभी भी डाटा मेंटेन नहीं करते हैं, और डाटा मेंटेन ना करने की वजह से उनकी रेशियो ऑफ मैच्योरिटी बहुत कम होती है। दोस्तों किसी भी सेल को फोकस करने के लिए सबसे पहला तरीका, आपके पास सेल का कंटेंट और सेल का पूरा डाटा होना चाहिए। उसके बाद उसको कैसे कैसे फॉलो करना है इसके बारे में आपको बताता हूं। मोस्ट कॉमनली एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया कि 44% सेल्समैन अपने क्लाइंट को केवल एक बार ही फॉलो करते हैं। 44% सेल्समैन या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने क्लाइंट को केवल एक बार ही फॉलो करते हैं। केवल 26% मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने क्लाइंट को 2 बार फॉलो करते हैं, और केवल 16% मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने क्लाइंट्स को केवल 3 बार फॉलो करते हैं, और केवल 10% मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने क्लाइंट को 4 बार फॉलो करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो लोग केवल एक बार अपने क्लाइंट को फॉलो करते हैं उनकी रेशियो ऑफ मैच्योरिटी 1 से
3% होती है। जो लोग अपने क्लाइंट को 2 बार फॉलो करते हैं उनकी रेशियो ऑफ डील मैच्योरिटी 20 से 30% होती है, और जो लोग अपने क्लाइंट को 4 बार फॉलो करते हैं उनकी रेशियो ऑफ मैच्योरिटी 80% तक होती है। अब फॉलोअप किसे कहते हैं? कई बार जब हम बात करते हैं अपने क्लाइंट से, वो कहता है इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूं, और हम काउंट कर लेते हैं कि हमने एक बार फॉलो कर लिया। फिर हमने 1 घंटे बाद कॉल किया, वह व्यक्ति कहता है कि मैं इस समय मीटिंग में हूं, और वो फोन रख देता है, और अपने आप ही सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने मन में मानना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरे क्लाइंट को उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और उस कॉल को हम वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अपने फॉलोअप में, पहला फॉलोअप कब माना जाता है? जब आप अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी अपने क्लाइंट को सिंगल कॉल पर दे दें। एक बार यदि वह व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, यदि वह व्यक्ति मीटिंग में है, यदि वह व्यक्ति कहीं घूमने गया है, या फ़ोन स्विच ऑफ है, जब तक आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी एक बार उस व्यक्ति को ना दे दें, जब तक आप पहला फॉलोअप कंप्लीट नहीं होता है। पहले फॉलोअप में सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज की सारी जानकारी आप अपने क्लाइंट को दें। फॉलोअप नंबर 2, जब एक क्लाइंट आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, अब सबसे मुख्य उद्देश्य आपका होना चाहिए कि अब आप सारी बातें क्लाइंट की सुने कि उनका क्या रिप्लाई है, उनका क्या रिवर्ट है, उनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए, किस तरह की विशेषताएं अपने प्रोडक्ट में चाहिए, इन सभी जानकारी को कलेक्ट करना। और जब आप अपने व्यापार में दूसरे लेवल के फॉलोअप पर ये जान लेते हैं कि आपके ग्राहक की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिज़ायर है, क्या पसंद है, तो आपके काम करने की रेशो में मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी क्लाइंट को फॉलो करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हमें अपने क्लाइंट को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले जितनी भी कॉल्स, चाहे वो इनकमिंग हो और चाहे वो आउटगोइंग हो, उसकी एक लिस्टिंग बनाएं। जितनी भी कॉल्स सेल से रिलेटेड आपके पास जनरेट हुई है उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बनाने के बाद एक पेज पर, जिस तरह से हम फॉलोअप करते हैं, एक पेज पर केवल 2 ही कॉन्टैक्ट नंबर और क्लाइंट के नाम लिखें, ताकि जब भी आप उस व्यक्ति से बात करें उसका पूरा रिवर्ट नोट होना चाहिए। दोस्तों, ठीक उस तरीके से मान लीजिए केवल वही सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपनी डील को मच बेटर क्लोज कर पाता है जो अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा क्लाइंट के प्रोडक्ट खरीदने में उसकी मदद करता है। बात पर ध्यान देना, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव क्लाइंट्स को प्रोडक्ट बेचने की जगह क्लाइंट को प्रोडक्ट खरीदने में मदद करता है, उसकी सेल्स मैच्योरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं कि किस तरीके से आपको क्लाइंट को फॉलो करना है। सबसे पहले आप फॉलोअप की एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में आप देखें कि किस किस व्यक्ति से आपको बात करनी है। हर व्यक्ति को क्रम अनुसार बात करें। मान लीजिए आप पहले क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उसने कहा कि सर इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूं, कॉल मी आफ्टर 1 आवर। यदि उसने कहा कि 1 घंटे बाद मुझे कॉल करें, तो आपको डेट और टाइम के साथ नोट करना है कि आज की डेट में इस व्यक्ति ने मुझे कहा कि 1 घंटे बाद बात करनी है, और ठीक 1 घंटे बाद आपको उसको दोबारा कॉल करना है। 1 घंटे बाद कॉल किया तो क्लाइंट का रिवर्ट आया कि इस समय मैं लंच में हूं, आप मुझे 1 घंटे बाद कॉल कीजिए। आप नोट कर लीजिए आपको उससे कब बात करनी है, और उसको उसके दिए हुए समय के अनुसार लगातार फॉलोअप करते रहिए। और एक समय ऐसा आएगा जब वह व्यक्ति आपसे कहेगा कि सर आप प्लीज़ अब मुझे पूरी डिटेल बताएं, मैं इस समय फ्री हूं, और उस समय आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी उसको देनी है, और उसके बाद ग्राहक की क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को समझना है, और समझने के बाद आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल उसको पास ऑन कर देनी है। दोस्तों, कई बार फॉलोअप करते समय हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि क्लाइंट को कितना कंफर्टेबल होना पड़ता है, क्लाइंट ने कितना कंफर्टेबल समय दिया है। उदाहरण के लिए आप क्लाइंट ने कहा कि आप मुझे आज शाम को 6 बजे कॉल कीजिए, और यदि आप 6 बजे कॉल करना भूल जाते हैं तो क्लाइंट का रिवर्ट होना है कि आपने मुझे दोबारा कॉल क्यों किया, मैंने आपको 6 बजे का टाइम दिया था, आपको उस समय के अनुसार मुझे कॉल करनी चाहिए। सारी डिटेल देने के बाद आपका पूरा उद्देश्य, आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आप क्लाइंट की ज़रूरत को समझें, उसके रिक्वायरमेंट को समझें, उसके बजट को समझें, और सारी चीज़ों को समझने के बाद अपने प्रोडक्ट की जानकारी उनको दें, और कोशिश करें कि आपका क्लाइंट क्या वस्तु खरीदना चाहता है उस बजट टैग पर हम कैसे पहुंचेंगे, क्या सपोर्ट एंड सर्विसेज आप दे सकते हैं, इसकी जानकारी आप उसको दें। दोस्तों, फॉलोअप के लिए केवल आपको 4 सिद्धांतों को फॉलो करना है। नंबर 1, आपको जब तक फॉलो करना है जब तक क्लाइंट को आप अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी ना दे दें। सेकंड फॉलोअप में आपको ध्यान रखना है कि आपके ग्राहक की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है, और कब वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल है।
थर्ड फॉलोअप में आपको ध्यान रखना है कि डील क्लोज करने का सही उचित समय क्या होगा ताकि आप क्लाइंट से डील मैच्योर कर पाएं। और फोर्थ फॉलोअप जब तक करना है जब तक आपकी डील मैच्योर ना हो जाए। तो जब हम इन 4 स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं, फर्स्ट स्टेप से लेकर फोर्थ स्टेप तक, तब तक हमें फॉलोअप क्लाइंट को कंटिन्यू करना होता है। और फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी हमारे क्लाइंट को यह महसूस ना हो कि आप उन्हें इरिटेट कर रहे हैं। उनकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको उनसे बात करनी चाहिए। दोस्तों, फॉलोअप की एक बहुत प्यारी छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि एक सेल्समैन से मैं कैसे इंस्पायर हुआ कि फॉलोअप किस तरीके से करना चाहिए। एक बार मुझे कॉल आया, मैंने कहा हेलो, सामने से आवाज़, सर मैं रामकिशन। मैंने कहा रामकिशन? कौन रामकिशन? सर मैं रामकिशन, इंश्योरेंस एजेंट। आपकी कार का इंश्योरेंस ड्यू होने वाला है, तो क्या आप मुझसे अपनी कार का इंश्योरेंस कराएंगे? मैंने कहा भाई मैं आपसे इंश्योरेंस क्यों कराऊंगा, मैं आपको नहीं जानता। कह रहे कोई बात नहीं सर, एक बार मुझे मौका दें, एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मिलने के बाद कार इंश्योरेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या सर्विसेज मैं आपको दे सकता हूं उसके बारे में बताऊंगा और क्या फ़ायदे जो दूसरी कंपनी आपको नहीं दे रही हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मुझे 5 मिनट का समय दें। मैंने कहा रामकिशन अभी बहुत सुबह सुबह का समय है और मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ऑफिस निकलना है, आप मुझे 2 बजे कॉल कीजिए। दोस्तों, मैं अपने लंच पर बैठा हुआ था, ठीक 2 बजे मेरे पास रामकिशन का फ़ोन आया। मैंने कहा रामकिशन जी बताइए। उन्होंने कहा कि सर एक बार मुझे मौका दें, अगर आपने मुझे एक बार मौका दिया तो मैं आपको वो बेनिफिट दे सकता हूं जो पिछली कंपनी आपको इंश्योरेंस में नहीं दे रही है और इंश्योरेंस की पॉलिसी का अमाउंट भी कम मैं आपको दूंगा, कॉम्पिटेटिव प्राइस दूंगा। उनका रामकिशन आज का मेरा दिन सारा बिजी है, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, एक काम करते हैं आप कल शाम को 5 बजे मुझे कॉल कीजिए। और दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, अगले दिन शाम को 5 बजे मुझे फिर रामकिशन ने कॉल किया। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कि सर मैं रामकिशन। मैंने कहा बताओ रामकिशन जी। कि सर आपने मुझे आज 5 बजे का टाइम दिया था, मैंने सही 5 बजे पर आपको कॉल किया है, आप बताएं मुझे कब समय मिलने का देंगे। मैंने कहा रामकिशन मैं बहुत बिजी हूँ, यहाँ से मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ, शाम को ठीक 7 बजे मैं घर पहुँचूँगा और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 7 बजे मेरे घर पर आ जाइए। रामकिशन ने ठीक 7 बजे मेरी डोरबेल बजाई। मैंने पूछा कौन? ही वाज सेइंग क्या माँ? रामकिशन। कि सर एक बार आप मुझे मौका दें। उसने मुझे इंश्योरेंस के वो फ़ायदे बताए जो आज तक किसी कंपनी ने मुझे नहीं बताए। और उसके बाद मैंने कहा कि रामकिशन बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं घर पर था नहीं और मेरी वाइफ को भी नहीं पता था, मैंने आपको कमिट किया हुआ इंश्योरेंस कराने के लिए, मैंने चेक इशू करके रखा हुआ था और जिस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस पहले कराया था उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव आकर वो चेक ले गया। आई एम वेरी सॉरी, अब आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं नेक्स्ट ईयर आपसे बात करूंगा। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा मेरे पास कॉल आया, सर नमस्कार। मैंने कहा जी नमस्कार, आप कौन? कह रहा सर मैं रामकिशन, मैंने आपसे इंश्योरेंस की बात की थी, तो सर क्या इस बार आप मुझे मौका देंगे? मैंने कहा रामकिशन बिल्कुल मौका दूंगा। आप एक काम करो, आप कल सुबह 10 बजे मैं घर से निकलता हूँ, उस समय पर आप आओ और अपना चेक लेकर जाओ। तो रामकिशन ठीक 10 बजने में 5 मिनट पहले मेरे घर पर आया, डोरबेल नॉक की। जब मैंने गेट खोला तो ही बात सेइंग कि सर आई नीड योर चेक। मैंने उसको चेक इशू करके दिया और वो व्यक्ति ने डील 1 साल बाद मुझे प्रॉपर फॉलो करके उस डील को क्लोज किया। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं ट्रैवल करके जा रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर उस समय रात के ठीक 12 बज रहे थे, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मैंने पूरा फोकस किया कि किस किस व्यक्ति से बात करूं, मुझे कहीं से हेल्प मिले। और तभी मेरे दिमाग में एक आया कि एक व्यक्ति है शायद जो मेरी हेल्प कर सकता है। मैंने तुरंत उसको कॉल किया। केवल 3 बेल में रामकिशन ने मेरा फ़ोन उठाया और कहा सर बताएं क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने कहा सर आप आधे घंटे का इंतज़ार करो, अभी मेरा एग्जीक्यूटिव आपके पास गाड़ी लेकर आ रहा है। सर क्या फैमिली भी साथ है? मैंने कहा हाँ मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। तो तुरंत उसने 2 गाड़ी वहाँ पर भेजी। एक गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टो करके पास के सर्विस सेंटर तक छोड़ा और दूसरी गाड़ी ने मेरी फैमिली को और मेरे को साथ लेकर मेरे घर तक छोड़ा। उसके 2 दिन बाद मुझे लगा कि क्यों ना रामकिशन से मिला जाए। जब रामकिशन से मैंने दोबारा बात की कि रामकिशन आपका ऑफिस कहाँ है, उन्होंने कहा मेरा ऑफिस डिफेंस कॉलोनी में है। और डिफेंस कॉलोनी में जब मैं उनके ऑफिस में मिलने गया तो दोस्तों मैं देख के हैरान रह गया कि रामकिशन के ऑफिस में 20 एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी काम करते थे, लेकिन उन सभी को फॉलोअप करने की जिम्मेदारी रामकिशन के हाथ में थी। वो अपने क्लाइंट्स को लगातार फॉलो करता था, उनकी सुविधा के अनुसार को फॉलो करता था, उनके समय के अनुसार फॉलो करता था और डील क्लोज करने की जिम्मेदारी भी रामकिशन की थी। तो सही तरीके से आप अपने क्लाइंट को फॉलो करते हैं तो आपकी डील की मैच्योरिटी के चांसेस कई गुना बेहतर हो जाते हैं। दोस्तों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य ही आपको ये बताना था कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट को फॉलो करें।
और आज जिस रामकिशन को मैंने 1 साल तक अवॉइड किया और 1 साल के बाद उस व्यक्ति ने मेरी कार का इंश्योरेंस लिया, जब मैं उसके ऑफिस में गया, मैंने देखा कि 20 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि फॉलोअप का सिद्धांत क्या होना चाहिए। और रामकिशन से आज मेरा कोई भी डिसीजन, मेरा इंश्योरेंस, मेरा कार इंश्योरेंस, मेरी SIP, कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं रामकिशन से पूछे बिना नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बहुत बेहतर है, फॉलोअप बहुत बेहतर है। दोस्तों, जी न्यूज़ का एक सर्वे हुआ और आंकड़े आश्चर्यजनक निकले। 44% सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने क्लाइंट को फर्स्ट लेवल तक फॉलो करते हैं और उनका रेशियो ऑफ मैच्योरिटी 1% होता है। 26% सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने क्लाइंट को सेकेंड लेवल तक फॉलो करते हैं और उनका रेशियो ऑफ मैच्योरिटी 20% होता है। 20% सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने क्लाइंट को थर्ड लेवल तक फॉलो करते हैं और उनका रेशियो ऑफ मैच्योरिटी 30% होता है। केवल 10% सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने क्लाइंट को फोर्थ लेवल तक फॉलो करते हैं और उनका रेशियो ऑफ मैच्योरिटी 80% होता है। फॉलोअप करने के लिए मैंने आपको 4 लेवल बताए। फर्स्ट लेवल पर जब तक आपको फॉलोअप करना है, जब तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी जानकारी आप अपने क्लाइंट को ना दे दें। सेकेंड फॉलोअप जब माना जाएगा जब क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स आप ना समझ लें। थर्ड फॉलोअप जब तक माना जाएगा जब तक डील कोटेशन तक ना आए, रेशियो ऑफ मैच्योरिटी तक ना आए। और फोर्थ फॉलोअप जब माना जाएगा जब आपकी डील क्लोज हो जाए। यदि आप अपने सेल्स के टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य डील को क्लोज करना होना चाहिए, फोर्थ लेवल तक फॉलोअप करना होना चाहिए। हर बार अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को आप स्वयं तोड़ें, नहीं तो कोई और तोड़ देगा। एक कविता के माध्यम से आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको अपने आप को सकारात्मक रखना है, अपनी सेल्स को जनरेट करना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकतम, तूफान से ही लड़के मेरा हौसला बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार पाके हिमालय चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरे हौसले बड़े हैं। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर जो बीज आज पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं और ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से हम आपके पास पहुंचा सकें। मैं अमित माहेश्वरी आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि अपने बहुमूल्य समय में से आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।